रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे से लेके भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में जाने तक, और उसके बाद राम मंदिर का फैसला संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की जिसमें 5 जजों की बेंच बैठाई गई थी, उसके बाद संसद के नए चुनाव के पहले राम मंदिर के निर्माण तक कहानी बहुत लंबी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस केस की क्योंकि हाल ही में जस्टिस अब्दुल नजीर जो उस संविधान पीठ का एक हिस्सा थे, उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं। पहले तो उस संविधान पीठ को सबसे पहले नंबर पे आ रहे हैं नजर जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्हें राज्यसभा के सांसद के रूप में नामित किया गया रिटायरमेंट के बाद। दूसरे नंबर पे जस्टिस अरविंद बोबड़े, जो 2 महाराष्ट्र की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं। तीसरे नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो अभी कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर यानी सीनियरिटी के आधार पर जो नियुक्तियां होती हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में सामने आए हैं। और हैं जस्टिस अशोक भूषण, जिन्हें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष यानी NCLAT का चेयरमैन बनाया गया है। और अब जस्टिस अब्दुल नजीर आते हैं, जिन्हें आंध्र प्रदेश का 8वां गवर्नर राज्यपाल बनाया गया है। इन 5 लोगों में से 4 लोग रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा किसी न किसी पद पर बैठाया गया है। और यहीं विपक्ष और जो NGO हैं आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि राम जन्मभूमि वाले केस से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने ये नियुक्तियां की हैं। आइए बात करते हैं कि जस्टिस नजीर की, जिनको अभी अभी आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है, इनके कुछ पिछले केसेस के बारे में। 1994 में इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया था, जिसमें उसने कहा था कि मस्जिद यानी मॉस्क इस्लाम की प्रैक्टिस का यानी नमाज पढ़ने के लिए कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है, नमाज खुले में भी पढ़ी जा सकती है। वहीं 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन देते हुए राम जन्मभूमि केस में यह निर्णय लिया था कि जो 2.77 एकड़ की भूमि है उसको 3 लोगों यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और तीसरे नंबर पे रामलला जो 3 पिटिशनर थे, इनके पास आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाए। जस्टिस नजीर का यह कहना था कि कहीं ना कहीं ये निर्णय 1994 के इस्माइल फारूकी केस से प्रभावित है, जहां कहा गया है कि इस्लाम की प्रैक्टिस के लिए यानी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को 2-1 की मेजॉरिटी से यानी 3 लोगों की बेंच बैठी थी, जिसमें 2 लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये दोनों केस आपस में अलग अलग हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो 2010 का डिसीजन है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां पे जस्टिस अब्दुल नजीर ने संवैधानिक सवाल उठाए थे और फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की बात की थी, जहां आर्टिकल 25 और 26 अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और आर्टिकल 14 कानून के समक्ष सबकी समानता को बताता है कि सबके सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। और आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के अलगाव की स्थिति नहीं आना चाहिए। इन दोनों चीजों को इन्होंने क्वेश्चन किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खारिज कर दिया। वहीं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम ट्रिपल तलाक केस के नाम से भी जानते हैं, वहां जस्टिस नजीर ने कहा था कि ट्रिपल तलाक जो है इस्लाम के लिए इंटीग्रल है और उसके पर्सनल लॉ का मामला है। दूसरी चीज, ये बहुत पहले से चलती आई प्रक्रिया है और ये इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता को, और दूसरी चीज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। इसलिए ट्रिपल तलाक का जो मामला है उसे इस्लाम के पर्सनल लॉ के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये उनका कहना था। अब जब बात आती है डिसीजन की राम जन्मभूमि केस में, तो यहां जहां सर्वसम्मति से इस पीठ ने फैसला दिया था कि राम जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए, तो अब आरोप लग रहा है केंद्र सरकार के ऊपर कि इनको इस डिसीजन के फेवर में आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। तो थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। जब कांग्रेस का शासनकाल था, जस्टिस फातिमा बीवी आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। जस्टिस फातिमा बीवी को रिटायरमेंट के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बनाया गया, गवर्नर भी बनाया गया। लेकिन उसके पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट की जज थी, तब जस्टिस लीला सेठ और जस्टिस फातिमा बीवी के बीच में ये टसल थी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में भारत की कौन सी महिला आएंगी। तो फिर से कांग्रेस के ऊपर उस समय आरोप लगा कि जस्टिस फातिमा बीवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था।
सामने आपको दिखाई दे रहे हैं वो बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं, जस्टिस फजल अली, जिन्हें आप राज्यों का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, जो 1953 में बना था, उसके अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज रहते रहते प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यह घोषणा की, जब इनकी रिटायरमेंट नहीं हुई थी तब, कि इन्हें उड़ीसा का गवर्नर बनाया जाएगा, और उन्होंने फिर रिटायरमेंट दी और इन्हें उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। साथ ही बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे, जैसे रॉयल इंडियन म्यूटिनी की जो हम बात करते हैं 1946 में, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष थे। कलकत्ता में जो धार्मिक हिंसा हुई थी उसके लिए जो जांच आयोग बना था उसके ये अध्यक्ष थे, और बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर इनको रखा गया। उस समय कांग्रेस के ऊपर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी इसी तरीके के इल्जाम लगे थे। इस पर भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, जो कानून के रूप में भारत का सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है, जस्टिस सेतलवाद ने यह कहा था कि कहीं ना कहीं इस डिसीजन में, जब फजल अली जी को उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो दूरी है, जो संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, इसको कहीं ना कहीं ब्रीच किया गया था। कहने का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन किया गया है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका के बीच में, और इस दूरी को खत्म किया गया नेहरू जी के डिसीजन के द्वारा, जो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन करता है, जिसे हम फेवरेटिज्म की भी बात करते हैं, जहां कुछ जजेस जो हैं केंद्र सरकार के फेवरेट हो जाते हैं कुछ डिसीजंस के आधार पर। और वहीं जस्टिस नज़ीर का एक लेटेस्ट डिसीजन भी सामने आता है, जहां रिटायरमेंट के पहले उन्होंने डीमोनेटाइजेशन, जो विमुद्रीकरण का केस था, उसमें भी केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला दिया था और फिर वो रिटायर हुए। तो इन दो केसेस के द्वारा इन पर यह आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर। लेकिन बात जस्टिस सेतलवाद के स्टेटमेंट पर रुकती है कि केंद्र सरकार यानी एग्जीक्यूटिव संविधान के लूप होल का फायदा उठाते हुए, यानी आर्टिकल 155 के अंतर्गत प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। लेकिन इस नियुक्ति के लिए वो किससे सलाह लेते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से, यानी केंद्र सरकार ही राज्यपालों की नियुक्ति करती है। और संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो रिटायर्ड हो रहे हैं जजेस, उनको संसद में नहीं बिठाया जा सकता या ऐसे पदों पर नहीं बिठाया जा सकता। यदि आपको भी लगता है कि संसद में भाई कोई भी संविधान में संशोधन करना है, तो संविधान संशोधन अधिनियम आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा संविधान संशोधन आए जिसके द्वारा पार्टियों की बात खत्म कर दी जाए, लेकिन न्यायपालिका में यदि कोई जज रिटायर होता है तो उसे किसी दूसरे पद पर बैठाना नामुमकिन होगा? ऐसा यदि आप संविधान संशोधन चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।